वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बच्चों सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों आज हम इस अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनसे किस किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। साथ ही इस वीडियो के अंदर बच्चों हम जितने भी सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियां हैं, मित्रवत और शत्रु सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनके बारे में भी एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले बच्चों हमने इसके जो 3 वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं पार्ट 1 के, साथ ही जो पार्ट नंबर 3 था उसके अंदर हमने बच्चों इसके पार्ट नंबर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास भी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है विज्ञान और गणित की दोनों ही विषय के आप कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो सके। तो हमारी जो पहली परिभाषा है सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जंतु जिनका आकार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिनकी सहायता से उनको जो देख पाना है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी यानी टेलीस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो साइज में इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम इन छोटे मोटे जीवों को देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ब्रेड पर उगने वाली कवक, यानी बच्चों जो हमारी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर क्या लग जाती है बच्चों, फफूंद लग जाती है, यानी कवक लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारे छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं जो किस पर लगे हुए हैं, ब्रेड पे, लेकिन हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप का प्रयोग कर रहे हैं यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर उन्हें देखने का प्रयास करें तो बड़ी आसानी से हम उनके छोटे छोटे कीड़ों को देख सकते हैं। जैसे बच्चों रोटी भी है, अगर 2 दिन पड़ी रह गई तो उसके ऊपर भी फफूंद आ जाती है व्हाइट कलर की, इसका मतलब उसके ऊपर भी क्या है बच्चों, कवक है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखोगे तो आपको छोटे छोटे से कीड़े उसमें दिखाई देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई सूक्ष्म जीव की परिभाषा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, देखो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, यानी 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। पहला है जीवाणु हो गया, दूसरा हो गया कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, इंग्लिश की बात करें तो इसको हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा पहला हो गया जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। चलो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखा है कि विषाणु। विषाणु को बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है वायरस। बच्चों आपको हिंदी में नाम याद नहीं होगा लेकिन वायरस से सब जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया था। विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, यानी बच्चों जो वायरस होते हैं वो भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी छोटे छोटे जीव होते हैं। लेकिन इनको 4 वर्गों में क्यों नहीं बांटा गया है, परंतु यह सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। भिन्न का मतलब हो गया बच्चों ये क्या है, अलग है। यानी ये जो सूक्ष्म जीव हमने 4 ऊपर पढ़े हैं इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि जो विषाणु है वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है तो सही, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। क्या है, यह केवल परपोषी में ही गुणन करता है, यानी जिसके अंदर जीव होता है उसमें ही गुणन करता है, जबकि ये जो 4 ऊपर लिखे हुए हैं ये पेड़ पौधों में भी गुणन करते हैं। यानी गुणन का मतलब हो गया इनकी जो संख्या है बच्चों वो बढ़ती रहती है, यानी अगर 2 है तो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, यानी इनकी जो संख्या होती है वो निरंतर गुणन कर करके बढ़ती रहती है। तो बच्चों यहाँ पर मेन डिफरेंस ये हो गया कि विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, जबकि जो अपने सूक्ष्म जीव पढ़े हैं चारों, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, तो ये चारों हैं ये परपोषी में गुणन करते हैं। साथ ही बच्चों ये निर्जीव वस्तुओं में भी गुणन करते हैं, जैसे निर्जीव का मतलब हो गया जो अपने पेड़ पौधे हैं उनमें भी गुणन करते हैं, जबकि केवल हमारे जो विषाणु है वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। तो बच्चों ये इनका मेन डिफरेंस है। तो जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका सभी में गुणन करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जीवाणु हमारे पास 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक तो जंतु कोशिका और दूसरी क्या हो गई, पादप कोशिका। तो जो जीवाणु होगा वो जंतु कोशिका में भी गुणन करता है और पादप कोशिका में भी गुणन करता है, जबकि हमारा विषाणु है यानी वायरस है ये केवल किसमें बच्चों, ये केवल जो जंतु कोशिका है उसमें ही गुणन करता है, यानी उनमें ही केवल एक जीव से दूसरे जीव में
जाता रहता है और उनकी संख्या भी क्या होती है, निरंतर गुणन कर करके बढ़ती रहती है। तो बच्चों ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम के आए कि विषाणु को सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया वर्गों में, तो हम बता दें कि ये जो 4 सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में गुणन करते हैं, जबकि विषाणु है वो केवल परपोषी यानी जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं। गुणन का मतलब हो गया इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होती रहती है। चलो अगला टॉपिक है हमारा, जो हमने 4 सूक्ष्म जीव ऊपर पढ़े हैं। पहला था हमारा जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। चलो अब हम इनको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि इनके नाम कौन कौन से, यानी जो जीवाणु है वो कौन कौन से नाम है और उसका विवरण क्या है, यानी उनसे क्या क्या चीजें बीमारियां होती है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक नाम और मिलेगा आपको, एक कोशिकीय जीव। एक तो मिलेगा आपको एक कोशिकीय जीव और एक मिलेगा बच्चों आपको बहुकोशिकीय जीव। इन दोनों के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं होता क्या है। तो बच्चों एक कोशिका का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, यानी ऐसे जीव जंतु जिनमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, एक ही कोशिकाएं पाई जाती है। यानी अगर उनको खाना भी खाना है तो केवल वो एक ही कोशिका का प्रयोग करेंगे, अगर उनको देखना भी है तो एक ही कोशिका का प्रयोग करेंगे, यानी सारे काम केवल एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है। दूसरा, इनका जो जीवन काल होता है ये बच्चों बहुत ही कम होता है, कोई 1 महीने, कोई 2 दिन, कोई 5 महीने ही जीवित रहता है, जिनके अंदर केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाती है। जबकि बहुकोशिकीय जंतु की बात करें यहाँ पर, तो इनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिका होती है। जैसे अगर बात करें इंसान है तो वो क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है। अगर वो किसी को देखता है यानी आंख की अलग कोशिका है। अगर खाने की बात करें तो खाने के लिए अलग है, देखने के लिए अलग है, और साथ ही बच्चों अगर बात करें तो चलने के लिए अलग कोशिका है। यानी हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि जो इंसान है वो एक बहुकोशिकीय जीव है। तो मेन डिफरेंस हो गया, जिसके अंदर एक कोशिका हो वो एक कोशिकीय जीव, जिसके अंदर एक से ज्यादा कोशिका हो वो बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। एक कोशिकीय जीव का जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल बहुत ही ज्यादा होता है। एक कोशिकीय जीव सारी कोशिकाएं एक ही कोशिका के द्वारा किया जाता है जितना भी काम हो, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। अगर बात करें पहला सूक्ष्म जीव है हमारा जीवाणु, तो उनके नाम क्या क्या है, यानी कौन कौन से जीव है जिनको हम जीवाणु कहेंगे। नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल, तो बच्चों पहला जो जीवाणु है वो स्पाइरल है। दूसरा है छड़नुमा जीवाणु, यानी हमें 2 जीवाणु के नाम याद रखने हैं, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं बच्चों, स्पाइरल, छड़नुमा जीवाणु। अब इसके विवरण की बात करें तो यह क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यानी इसके अंदर केवल मात्र एक ही कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। बीमारी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया हमारा, टाइफाइड हो गया। दूसरी बीमारी कौन सी हो गई, टीबी। यानी जीवाणु से नाम की बात करें तो स्पाइरल, छड़नुमा इनके जीवाणु के नाम हो गए। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, साथ ही इससे जो होने वाली बीमारियां हैं वो टाइफाइड और टीबी है। दूसरे की बात करें प्रोटोजोआ, तो बच्चों नाम हो जाएगा हमारा अमीबा और पैरामीशियम। यानी अगर हमें एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि 2 प्रोटोजोआ जनित जीव के नाम लिखिए, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। इसके काम की बात करें तो ये भी हमारा एक कोशिकीय जीव है, यानी इसके जितने भी वर्ग है केवल एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। अतिसार तथा मलेरिया रोग आदि, तो बच्चों इससे एक तो अतिसार, मलेरिया, ये 2 रोग किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा। इसके नाम हो गए अमीबा और पैरामीशियम, ये भी हमारा एक कोशिकीय जीव है, यानी सभी कार्य केवल मात्र एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा बच्चों यहाँ पर कवक है। तीसरा क्या हो गया हमारा, कवक, यानी राइजोपस, पेनिसिलियम, यानी आपको नाम याद रखना है, राइजोपस और पेनिसिलियम 2 क्या हो गए, ये हमारे कवक के नाम हो गए। ये हमारा क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है, यानी एक से ज्यादा कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। हर एक कार्य को करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। दूसरा है हमारा शैवाल, यानी क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा, यानी आपको नाम याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा 2 हमारे शैवाल के नाम है। ये भी हमारा एक बहुकोशिकीय जीव है, यानी
जीवाणु और प्रोटोजोआ दोनों हमारे एक कोशिकीय जीव है, जबकि कवक और शैवाल हमारे बहुकोशिकीय जीव है। यानी इनका जो जीवन काल होता है वो कम होगा, जबकि नीचे दो वालों का जो जीवन काल होगा वो अधिक होगा, क्योंकि इनके अंदर हर काम के लिए एक अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। हर कार्य के लिए केवल मात्र एक ही कोशिका के द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। अगला हो गया बच्चों हमारा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यानी ये जो सूक्ष्म जीव है ये रहते कहाँ पर है, ये कौन कौन सी जगह पर रहते हैं, इनके स्थानों के नाम पता होने चाहिए। तो सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव है हर जगह पाए जाते हैं। जैसे बर्फीली जगह हो गई, उष्ण जगह यानी जो ठंडी जगह है वहां पर हो गया, के बाद मरुस्थल हो गया, और या दलदली जगह जहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो। इसका मतलब है सूक्ष्म जीव हर जगह पर पाए जाते हैं, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। अगली बात करें मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत का मतलब हो गया बच्चों मित्र यानी मित्र, या हम कह सकते हैं दोस्त, और सूक्ष्म जीव यानी ऐसे जीव जो क्या हो हमारे दोस्त हो, यानी जो इंसान है उनके दोस्त हो, वो क्या कहलाते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। यानी कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं लाभदायक, जिनसे हमें क्या मिलता है लाभ मिलता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब देख लेते हैं इनसे क्या क्या लाभ हमें होता है। पहली बात करें तो बच्चों देखो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं दही ब्रेड केक आदि बनाने में, यानी दही ब्रेड केक बनाने में भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे क्या लिए क्या है लाभदायक है। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो दही है, दूध से दही बनना, यानी अगर हम दूध को जमाएं क्या बन जाता है दही बन जाता है। इसके अंदर भी एक जीवाणु पाया जाता है जिसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है अल्कोहल के निर्माण में, यानी शराब बनाने में भी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी शराब में मित्रवत सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, यानी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पर्यावरण के अंदर जो सफाई करने का कार्य भी करते हैं, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए क्या हो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक ना हो, उसको खत्म करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। औषधि निर्माण यानी दवाइयां बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है मृदा की उर्वरक क्षमता, यानी जो मृदा की उर्वरक क्षमता है यानी उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने में भी हम मित्रवत सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे केचुआ हो गया, कुछ और छोटे छोटे जीव जंतु है जिनका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए क्या होते हैं लाभदायक होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं दही ब्रेड बनाने में, एल्कोहल यानी शराब बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, औषधि निर्माण में और मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सारे पॉइंट याद रखें। पहला है दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदल देता है, यानी दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु पाया जाता है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है बच्चों लैक्टोबैसिलस। यीस्ट एक प्रकार का कवक है, यानी यहाँ पर लैक्टोबैसिलस है वो तो क्या है जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। यीस्ट क्या है एक प्रकार का कवक है जो खाद्य पदार्थों को फुला देता है, यानी फुलाने के लिए हमें पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है उनका जो आकार होता है उसको बढ़ा देती है। अगला है बेकिंग उद्योग, यानी बच्चों जहां पर खाने पीने की चीजें बनती है में यीस्ट का उपयोग कर का क्या बनता है ब्रेड पेस्ट्री केक आदि बनाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बेकिंग उद्योग के अंदर बेकरी उद्योग होता है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म जीव यानी यीस्ट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा ब्रेड पेस्ट्री केक आदि बनाए जाते हैं। अगला है जब मैदे में चुटकी पर यीस्ट डालकर उसे गूंथ लेते हैं तब यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के बाद CO2 गैस छोड़ते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यानी जैसे ही बच्चों आप क्या करोगे आपके पास अगर मैदा है उसके अंदर क्या मिला दोगे यीस्ट जो क्या है एक कवक है, क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका एक कवक है। तो क्या करेगा जैसे आप क्या करोगे इसके अंदर यीस्ट मिला करके उसे गूंथ लोगे तो ये जल्दी से क्रिया करके कौन सी गैस छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके कारण क्या होगा जो मैदा है उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है जिसके कारण हमें फूली हुई चीजें दिखाई देती है। तो कारण क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो अगला पढ़ लेते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में उपयोग, यानी हम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य यानी उद्योगों में कहां कहां पर प्रयोग करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बड़े स्तर पर एल्कोहल
शराब, एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें शराब और एल्कोहल, यानी शराब के अंदर बच्चों अगर हम बात करें तो मात्र 10 से 15% क्या होता है, एल्कोहल होता है। बाकी ज्यादातर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर पानी होता है। अगर 100% अगर आप एल्कोहल का सेवन करोगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो 10 से 15% शराब के अंदर एल्कोहल होता है, बाकी 80 से 85% क्या होता है बच्चों, उसके अंदर पानी होता है। तो जितने भी उद्योग है इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस आदि में शर्करा यानी क्या पाई जाती है, इन सब के अंदर शक्कर पाई जाती है। यानी जो गेहूं, चावल, फलों के रस में शर्करा पाई जाती है, जब इनमें यीस्ट मिलाते हैं तब किण्वन प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल या शराब बनाई जाती है। तो बच्चों क्या प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, किण्वन प्रक्रिया, यानी यीस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे इसमें, खमीर मिलाते हैं। और कौन सी विधि के द्वारा, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल और शराब बनाई जाती है। ये क्या हो जाएंगे, हमारे वाणिज्यिक उपयोग हो जाएंगे। यानी एल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, और शराब और एल्कोहल बनाने में भी जो गेहूं, जितने भी हमारे शर्करा वाले पदार्थ है उनसे क्या बनाई जाती है, उनके अंदर यीस्ट मिल करके हमारे किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल और शराब बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी जो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलता है, जिसे किण्वन कहलाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी बच्चों यहाँ पर बात करें तो बड़े बड़े पदार्थ है उनको छोटे छोटे पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, हमारा किण्वन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के अंदर हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो किण्वन प्रक्रिया है वह बिना ऑक्सीजन की सहायता से की जाती है। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों का औषधि में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो दवाइयां बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का। तो जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। पहला हो गया प्रतिजैविक, यानी प्रतिजैविक का मतलब हो गया ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, जिसको हम बच्चों प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक भी कहते हैं। बच्चों ये नाम तो सबने सुना होगा, एंटीबायोटिक। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, एंटी यानी प्रतिबायोटिक प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसी औषधियां जो हमारे शरीर के अंदर जीवाणु या कवक है जिसके द्वारा बीमारी पैदा हो गई उनको नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, ऐसे पदार्थों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें सारे नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो आप मेडिकल पे ले सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो बच्चों ये सभी क्या है, प्रतिजैविक यानी दवाइयों के नाम है जो बहुत ही ज्यादा उपयोग में ली जाती है। अब हमें प्रतिजैविक यानी दवाइयां लेते समय किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। हमें प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए। यानी हमें जब भी आप क्या हो, बीमार हो जाओ तो आपको डॉक्टर जो भी सलाह दे उसको मानना चाहिए, और जो भी दवाई आपको लिख करके दे उनका आपको पूरा प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही इन दवाइयों को लेना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में कम प्रभावी होंगे। यानी बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जब आवश्यकता हो, यानी आप अगर बीमार हो तभी आपको इन प्रतिजैविक यानी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आपको दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़े से बीमार हो, सर्दी जुकाम हो, मान लो आपका सर दर्द कर रहा है, ज्यादा गंभीर बात नहीं है, तो आपको इन दवाइयों का सेवन नहीं करना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा बीमार हो तभी आपको इन दवाइयों का सेवन करना है। अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसलिए जब भी आप क्या करो, दवाइयों का सेवन करो, तो बच्चों आपको जरूरत हो उतना ही करना चाहिए, अन्यथा आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद यानी कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई थी। यानी सबसे पहली दवाई का क्या नाम था, पेनिसिलिन था। किसके द्वारा बनाई गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किससे बनाई गई, कवक यानी फफूंद के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा है वैक्सीन और टीका क्या होता है, रोग कारक मृत या निष्क्रिय जीव। तो बच्चों यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो रोग कारक या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव है जो मृत है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा बनी रहती है। इस मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को टीका कहते हैं। यानी जिस जीवाणु के द्वारा या कवक के द्वारा बीमारी उत्पन्न होती है उसी प्रकार का सूक्ष्म जीवों को
यहाँ पर बच्चों निष्क्रिय करके आपके शरीर के अंदर वैक्सीन यानी टीके के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो जिस प्रकार का जीवाणु आपके अंदर बीमारी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार के जीवाणु की आपको प्रतिजैविक दी जाती है ताकि वो उस प्रकार के जीवाणु को नष्ट कर सके। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इनकी या तो वृद्धि को रोक देंगे या आपके अंदर हमेशा सदा बने रहेंगे ये प्रतिजैविक, जिससे क्या होगा, आपकी जो बच्चों क्षमता है शरीर की वो बढ़ती रहेगी, यानी प्रतिरक्षा आपकी शरीर की बढ़ जाएगी। आज का अंतिम है, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने, याद रखना बच्चों, एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक का टीका बनाया था। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां वैक्सीन से रोकी जा सकती है। यानी पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया, एडवर्ड जेनर के द्वारा 1798 में किस बीमारी के लिए बनाया गया, चेचक का टीका बनाया गया। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां वैक्सीन के द्वारा रोकी जा सकती है। तो बच्चों आज हमने इसका जो 50% पार्ट है यानी आधा पार्ट आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बचा हुआ पार्ट आगे आने वाले वीडियो में हम इसका कवर करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो बच्चों वीडियो को आप अवश्य देखें और साथ ही नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बच्चों आपको ये नोट्स भी बनाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।